अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने के लिए वीज़ा पॉलिसी को कारोबारी अफराद के लिए ख़ास सहूलियात दी जाएंगी। ये फ़ैसला आज सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के दूसरे सेशन इजलास में हुआ है। इस पॉलिसी के तहत बाहर से आने वाले सरमायाकारों को लॉन्ग टर्म वीज़े भी जारी किए जाएंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने दूसरे निगरान वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के बनने के बाद दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में खासी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका, चाइना और खलीजी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की गई है और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान का अहम पार्टनर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए सरमायाकारों को, इन्वेस्टर्स को बिजनेस फ्रेंडली माहौल फराहम किया जाएगा। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने यह कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉलर, खाद, चीनी, तेल की स्मगलिंग को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद के लिए पॉलिसी भी बनाई जा रही है। पाकिस्तान की आबादी का 78% नादरा में रजिस्टर्ड है। सारा रिकॉर्ड जो नादरा का डेटाबेस है उसको मज़ीद भी बेहतर बनाया जाएगा। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम और सरमायाकारी लाने के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के साथ अस्करी क़यादत भी शरीक थी। इजलास में जहां सऊदीया समेत अरब ममालिक की इन्वेस्टमेंट के बारे में तमाम उमूर का जायज़ा लिया गया, वहीं मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर भी गौर किया गया। कल के सेशन में मुल्क पर बोझ बनने वाले जो रियासती इदारे हैं उनकी निजकारी और उनमें रिफॉर्म्स लाने की प्लानिंग जो हो रही है उस बारे में भी बात की गई। आज नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए मुआशी पॉलिसियों में एक तसलसल की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में ये तो होता है कि हुकूमतें बदलती हैं, साथ ही पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं, जिससे ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए मुश्किलात तो पैदा होती हैं। फिर ऐसे में सवाल ये है कि निगरान हुकूमत और अस्करी हुकाम के एक पेज पर आने से और ये सारी प्लानिंग से मुल्क की मईशत पर कितने मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। सरमाया सहूलत कारी काउंसिल के बारे में ताजिर बिरादरी क्या सोच रही है, कितनी होपफुल है कि अब पाकिस्तान में सरमायाकारी की जो राह है ये हमवार हो जाएगी, और ये प्लानिंग कितनी लॉन्ग टर्म है, ये जो एक्शंस लिए जा रहे हैं इनका असर कितनी देर तक रहेगा। माजी में भी ऐसे एक्शंस लिए जाते रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें इसके असरात कभी भी नज़र नहीं आए। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ ताजिर अकील करीम डेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डेडी साहब आपका। डेडी साहब, कल भी इजलास हुआ एपिक्स कमेटी का, आज भी इजलास हुआ, बाकायदा आज प्लानिंग शेयर की गई कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो सहूलतें बड़ी ज़्यादा दी जाएंगी, फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़। आपको लगता है ये जो FISC है ये कितना ज़बरदस्त फोरम है इन्वेस्टर्स के लिए, कितना अट्रैक्ट हो सकता है बाहर का इन्वेस्टर? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जो सोचा हुआ है काफ़ी बेहतर है। मैं समझता हूँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बहुत है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट फैसिलिटेटर बनती नहीं थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये जो फोरम बनाया है, मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं खुद यकीन से कह सकता हूँ बहुत सारे लोग हमसे भी कांटेक्ट में हैं और वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपकी अगर इस तरह की फैसिलिटीज हमें देगी और वन विंडो ऑपरेशन होगा तो हम अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका माइनिंग सेक्टर है, मैं समझता हूँ उससे तो ज़्यादा अट्रैक्शन आपको मिल ही नहीं सकती। फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, फिर लाइव स्टॉक्स है, डेयरी है, फिर आपका ये थर्ड कोल है। ये वो जगहें हैं जहाँ इन्वेस्टर लाइन लगा के खड़ा होगा, लेकिन गवर्नमेंट को फैसिलिटेटर बनना पड़ेगा। और इसमें गवर्नमेंट जो भी हो, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ शामिल हो। और इन्होंने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में सारे चीफ मिनिस्टर हैं, सारे वज़रा हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये फोरम किसी न किसी तरह कामयाब तो हो ही जाएगा। अकील साहब, बट क्वेश्चन फिर वही है कि जो सारा सेटअप है, निगरान सेटअप है, जो चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये तो एक शॉर्ट टर्म के लिए है ना। 3 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में इलेक्शंस हो जाएंगे।
मसला ये है कि माजी में जब हुकूमतें बदलती हैं हमारी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं, इन्वेस्टर्स के लिए आपकी मौशी पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। तो क्या ज़ाहिर है जिसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी है, क्या उन्हीं पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी? थोड़ा सा फर्क है अभी, क्योंकि अब जो पावर मिले केयर टेकर गवर्नमेंट के पास है और पिछली गवर्नमेंट ने जाते हुए इनको पावर दे के गई है। तो मेरा ख्याल है कि पहले ये होता था कि सियासी पार्टी जो काम कर रही होती थी तो वो दूसरी पार्टी आके उसको नुकसान पहुंचाती थी या उस पॉलिसी पे वो आगे जाना नहीं चाहती। लेकिन क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का तो कोई मैंडेट नहीं होता, इनको तो आवाम में जाके वोट लेने नहीं होते, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी अगर ये पॉलिसी अच्छी है और मुल्क के इंटरेस्ट की है तो डेफिनेट वो उनको कंटिन्यू करेगी। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो उसको जाया करे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी आने वाली गवर्नमेंट के लिए कि उनको तो बैठे बिठाए कुछ करे बगैर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पहली दफा हमने फर्क देखा है, पहले ये होता था कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ में कुछ होता ही नहीं था, वो तो आते ही इलेक्शन के लिए थे। लेकिन इस दफा इनको पावर दे के गई है पिछली गवर्नमेंट और वो ये सारे काम कर सकते हैं और इसी पॉलिसी को वो मेरे ख्याल से चेंज भी नहीं कर सकते। हाँ, रोक मतलब आगे जाके वो हो सकता है, उसमें ये कह सकते हैं कि इसको हम कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन जो गवर्नमेंट इस वक्त गारंटी दे रही है वो गारंटी को उनको मानना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत फर्क है और ये अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े अरसे से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे और इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो हो रहा है और पिछले एक हफ्ते से जो कमिटमेंट दी गई थी उस पे काम भी हो रहा है। स्मगलिंग पे भी हमने देखा है। यही मैं आपसे बात करने लगी थी, ऐसा भी पहली बार नहीं हुआ है कि किसी आर्मी चीफ ने कारोबारी तबके से ताजिर बिरादरी से मुलाकात की हो। जनरल कियानी से लेकर जनरल बाजवा और अब जनरल आसिम मुनीर, 2019 में भी जो मुलाकात हुई थी आप लोग सब उस मुलाकात में भी शामिल थे। हमें याद है आप लोग इंटरव्यूज़ में हमें बताते थे कि बड़े होपफुल हैं स्मगलिंग की रोकथाम के लिए, होर्डिंग के लिए और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, जो डॉलर बाहर जाता है, उस वक्त भी आप सब लोग बहुत ज़्यादा होपफुल थे। उस वक्त भी कहा गया था कि सऊदी अरब से पैसे आएंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ों पर काम नहीं हो सका था। एक्शंस होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। क्या आपकी बार भी ऐसा ही होगा या पहले से ज़्यादा होपफुल हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में शुरू से मुलाकातें होती है। आप कियानी की हद तक आपने बात की, लेकिन मैं उससे पीछे जाऊंगा। परवेज मुशर्रफ साहब थे, जब भी हम मुलाकातें हमारी रेगुलर बेसिस पे होती थी तो बिजनेस कम्युनिटी का गवर्नमेंट से रब्ता तो रहना चाहिए और ये अच्छी बात है, क्योंकि स्टेक होल्डर अगर गवर्नमेंट के साथ बैठते हैं तो गवर्नमेंट को वो अच्छी राय दे सकते हैं और गवर्नमेंट अगर सारे लोगों से मिल के अपनी अच्छी राय कायम भी कर सकती है। और इस वक्त जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, पहले उमूमन यही होता था कि रिजल्ट उसके बहुत जल्दी नहीं आते थे, लेकिन इस दफा ये हुआ है कि हमारी मीटिंगों के बाद रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो स्मगलिंग होती है ये तकरीबन 24,000 अरब, समझ लो हमारी इंपोर्ट का बिल अगर हम देखते हैं तो 8 बिलियन डॉलर की, 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है। तो 80 बिलियन डॉलर को अगर हम देखते हैं तो 24,000 अरब का आपकी टोटल अमाउंट बनती है। और इस 24,000 अरब में से अगर हम 8,000 अरब की स्मगलिंग होती है तो आप ये सोचें कि 4,000 अरब रुपए जो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलना चाहिए वो जाया हो जाता है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर कोशिश करेगी तो गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा और ना करने की सूरत में जारी बात है कि हम ऑलरेडी शॉर्टफॉल में जा रहे हैं, फर्दर भी शॉर्टफॉल में जाएंगे। लेकिन साहब, एक और बड़ा अहम सवाल कि हम एकदम ही क्यों जागते हैं? ऐसा तो नहीं है कि पहले स्मगलिंग नहीं होती थी और ऐसा भी नहीं है कि हमें पता नहीं होता या आप लोगों को नहीं पता होता कि स्मगलिंग हो रही है। डॉलर का इतना असर क्यों हो रहा है? आर्टिफिशियली मैनेज किया जा रहा है। आप देखें अफगानिस्तान में डॉलर की क्या प्राइस है, वहाँ अपने इंडिया में देख लें, अपने हमसाया मुल्क में देख लें, उनका रुपया मजबूत है। हम इतने गिरते जा रहे हैं, इतना सब आर्टिफिशियली होता है, हम टाइमली ये सब चीज़ें मैनेज क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल जब हमारी मैशत को ब्रेक लग जाती है फिर हम सब जागते हैं और फिर ये सारे एक्शन शुरू होते हैं। देखिए, हम लोग वो लोग हैं कि जब तक हमें डंडे पलते नहीं है हम उठते नहीं है। तो हमारी तो ये आदत और ऐसे लोग हैं कि जब तक डंडे पड़ते रहेंगे हम चलते रहेंगे, उठते रहेंगे, डंडा जैसे रुकेगा फिर रुक जाएंगे। आपने जितनी बातें की थी मैं हर बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जागना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। बैठ के अब मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि अब आपके साथ जो प्रॉब्लम है
आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका जितना रेवेन्यू टारगेट है उससे ज्यादा आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई है, और अब अगर हम सोते रहे तो फिर बहुत ज्यादा अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देंगे। तो बेहतर है कि सारे स्टेक होल्डर, सारे लोग एक बात जहन में रखें कि हमें बहुत कुछ करना है। मैं तो बिजनेस कम्युनिटी को भी यही कहूंगा कि आप आगे आएं, अब ये नेगेटिव बातें खत्म करें। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होना चाहिए। अगर सियासी जमातों में कुछ ऐसे लोग हैं, क्या उस दिन मीटिंग में ऐसी बात हुई थी कि सियासी जमातों में भी कुछ ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग, जिनके खिलाफ एक्शन होगा? बात ये हुई थी कि सारे पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं, और सियासी जमात भी उससे बाहर नहीं। तो मेरे ख्याल से ये जुमले तो हर कोई कहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को नाराज होने की जरूरत है। हर एक को अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। हम ये भी नहीं कहते कि सियासतदान बुरे हैं और बिजनेसमैन अच्छे हैं। मैंने कहा ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। मैं उन बुरे लोगों के लिए हवाले से ये जरूर कहूंगा कि हम सबको अब ठीक होने की जरूरत है। हम सबको अपने मुल्क के लिए काम करने की जरूरत है। हमारा एम होना चाहिए कि हमारा डेफिसिट कम हो, हमारा एम होना चाहिए हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हमारा एम होना चाहिए कि हमारे लोग बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको हम अट्रैक्ट करें। तो ये इस वक्त गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा फोरम बनाया हुआ है, और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट मिली है। डॉलर को ब्रेक लगेगी? मेरा ख्याल है फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि रुपी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख तो रहे हैं, लेकिन आपने एक बात ये ठीक की है कि शॉर्ट टाइम के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के रिजल्ट होने चाहिए। तो हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है, और उस पॉलिसी में हमें उन सारे लोगों को वार्न करना चाहिए कि जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं या डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनसे हम उन्हें समझाएं और उनके कहें कि भाई ये मुल्क हम सबका है, अब इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। इसको मजबूत करेंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की आवाम मजबूत होगी। इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुआ है गरीब तबका बहुत ज्यादा परेशान है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम इनको परेशान रख के पैसे बना सकते हैं। हमें इनको साथ लेके चलना होगा, इनकी सैलरी स्केल बढ़ाना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है एनर्जी वगैरह, इनके लिए स्पेशली रेट होने चाहिए ताकि उनके ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। छोटे दुकानदारों को भी हमें ख्याल करना पड़ेगा, और ये बड़े लोग जो सब्सिडी लेके जाते हैं अब उससे गवर्नमेंट को निजात हासिल करनी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, मारूफ हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस दिन से बनी है उसी दिन से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शो का इंतज़ार है, बड़े शो का इंतज़ार है, बाकायदा एक मंशूर का इंतज़ार है, बाकायदा बयानिए का इंतज़ार है। इंतज़ार ये भी है कि 9 मई के बाद मुल्क की सियासत को इस्तेहकाम देने के लिए वजूद में आने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आखिर ख़ुद का मुस्तहकम होगी। इंतज़ार ये भी है कि कब वो अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करते हैं। चंद रोज़ पहले ऐलान तो आया लेकिन शेड्यूल नहीं आया। इंतज़ार ये भी है कि पार्टी की तंजीम साजी का कि इस शॉर्ट टाइम में गली गली क्या IPP पहुंचकर अपने अहदेदार बना पाती है। इंतज़ार ये भी है कि अवामी रद्द-ए-अमल का कि उन्हें अवाम आखिर वेलकम कैसे करते हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी भी अवाम में मजबूत जड़ें तो रखती है। इंतज़ार ये भी है कि देखें कौन कौन से रहनुमा सामने लाए जाते हैं, क्योंकि PTI के जो रहनुमा पहले दिन साथ जुड़े उनमें से बेशतर तो ये कहकर मुकर गए कि उन्होंने पार्टी को तो ज्वाइन ही नहीं किया। इंतज़ार है कि जहांगीर तरीन के उस जहाज़ की उड़ान का जो तहरीक इंसाफ के दौर में उम्मीदवार लाने में खासा मकबूल रहा। इंतज़ार तो ये भी है कि PTI के वोटर को अट्रैक्ट कैसे करेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि अभी ये पार्टी एक anti-PTI बयानिया रखती है और इसे बैन कराना चाहती है। इंतज़ार तो ये भी है कि देखें मुल्क में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जैसी 3 बार हुकूमतों में रहने वाली तजुर्बाकार जमातों के आगे IPP कैसे अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस बना पाती है। इंतज़ार तो ये भी है कि अगर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा कितना रह जाएगा। मैं बात करूँगी मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिका वान साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, इलेक्शंस को लेकर, इलेक्शंस की डेट को लेकर इत्तेहादी जमातें तो अब आमने सामने आ गई हैं। 90 रोज़ के मुतालबे भी सामने हैं, वो पार्टियों में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन IPP इन तमाम मामलात पर बड़ी चुप साधे हुए है।
ना मंशूर के हवाले से आप लोगों में वो कोई घनगरज नज़र आ रही है कि आवाम को अट्रैक्ट कैसे करना है, ना ये जो आईनी मुतालिबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने लेकर आ रही है इलेक्शंस की मियाद को, मुद्दत को लेकर, उस पर भी आप लोग कोई बयानात आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं कि आप लोग आइन के साथ खड़े हैं, 90 रोज़ के साथ खड़े हैं या इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के साथ खड़े हैं। इतनी खामोशी क्यों है डॉक्टर साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शाजिया। देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और पाकिस्तान के अंदर जो एक अदम इस्तेकाम मुआशी और सियासी चल रहा है, उसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो वजूद है वो पाकिस्तान को इस्तेकाम देने के लिए बना। और पाकिस्तान को इस्तेकाम देने के लिए जो इलेक्शन है यकीनन एक बहुत अहम और कलीदी किरदार है उस इलेक्शन का। लेकिन उस इलेक्शन का फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट होना उससे भी ज्यादा अहम और जरूरी है कि वो इलेक्शन जो इस कौम को मजीद पोलराइज करे, जो इस कौम को और ज्यादा अनरेस्ट और गुत्थम गुत्था करके इस इलेक्शन के साथ जुड़ा जो एक कौम को इंतशार का शिकार करने का जो अमल है उसको भी आपने देखना है। और IPP का ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के हक में हैं, हम नई हल्का बंदियों के तहत नया इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हम साथ ये भी चाहते हैं कि इस इलेक्शन को इस अंदाज से किया जाए कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका इस पे एतमाद हो। वो कैसे होगा? ये कोई पहली दफा ही होगा? ये कोई उस दिन लगता है फिर सूरज जो है वो मगरिब से निकलेगा जिस दिन पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर तमाम सियासी जमातें एतमाद करेंगी। सूरज जो है वो उसको मशरक से निकलते हुए अपनी शुआओं से एक रेगुलेटर का जो किरदार है, जो जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, आपके बराबर हमसाए मुल्क में जहां ताकतवर जमहूरियत है वहां सूरज मशरक से निकल के इलेक्शन को इस अंदाज से करता है कि कोई भी सियासी जमात उस पर उंगली नहीं उठाती है। और हमेशा की तरह इस दफा भी हम चाहते हैं कि जो अभाम है, जो अनरेस्ट है, जो अबका है, जो शोरो गुल है, उससे निकल के हमेशा के लिए एक रोड मैप तय हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो उसके पैरामीटर्स और बाईलाज जो है उसको कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये तो हमारा एक आईनी और इलेक्शन से पहले तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद होता है, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो वही इलेक्शन कमीशन जो है उस पर आप लोग इख्तलाफात करने लगते हैं। 2018 में भी हम लोगों ने देखा, जो जीत गया उसके लिए इलेक्शन कमीशन की उसने वाह की इलेक्शन कमीशन की, जो हार गया उसको इलेक्शन कमीशन से इख्तलाफ था। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन को सब जो है ना वो अप्रिशिएट करें, इवन हारने के बाद भी। देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन को फिर अपनी अदाओं पर गौर करना ना, कि यही इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने आप को एम्पावर करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है अपने रोल को, और लोगों में उस एतमाद को यकीनी बनाना है और सियासी जमातों को हर हाल में ये बावर कराना है कि हम आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराने में किसी सियासी शख्सियत या जमात के ना बी टीम है और ना हम कोई जैली विंग है। हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम को ये हक देने के लिए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। ये उनका किरदार है। दूसरी बात, जो हमारा रोल है एज अ बेसिक पॉलिटिकल पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सियासी जमात जो है उसको वो सियासी गहमा गहमी और सियासी जो रंगबाजियां उनके साथ नजर आना चाहिए। तो देखें, इलेक्शन कमीशन के पास हमारी एप्लीकेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग है। हम इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहे हैं कि हमें आप रजिस्टर करें। हमारा वो मैनिफेस्टो जिसकी आप बात कर रही हैं, वो मैनिफेस्टो भी उसी रजिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इतना स्लो क्यों है, पेंडिंग क्यों है? देखिए, उसमें इलेक्शन कमीशन की जो ओवर ऑक्यूपेंसी है और जो इस वक्त की सिचुएशन है, कई दफा हमने जाके उनका दरवाजा खटकाया है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस जमात को रजिस्टर करें, ताकि हम बाज़ाब्ता तौर पे मुतहर्रिक हो के निचली सतह पे अपने अवाम की जो हल्के की सियासत है, जो कारकुनान की ग्रास रूट लेवल की सियासत है, उससे लिंक अप हो। लेकिन ये अमल ये नहीं है कि जब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें।
पिछले दिनों हमारी पार्टी की मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये फैसला किया कि नेक्स्ट वीक से हमारा अल्टीमेटली एक अवामी इज्तिमात के निकात के लिए हम निकल रहे हैं। और साहिवाल को क्या बयानिया कि आप लोगों का महंगाई के बयानिया को लेकर जाएंगे, एंटी-पीटीआई आप लोगों का बयानिया होगा, या अपना आप लोगों ने जो आवाम को रिलीफ देना है, फोकस आपका किस चीज पर होगा? आपको क्या लगता है कि पिछली हुकूमतों पर इल्जाम तराशी करके आप लोगों को वोट मिलेंगे, या एंटी-पीटीआई बयानिया अपनाकर वोट मिलेंगे आप लोगों को? देखिए, ये मुनाफिकत की सियासत तो होती रही ना, आपने देखी है कि यहाँ पे जब आप इख्तिदार में हैं तो आप कुछ और कर रहे हैं, जब आप इख्तिदार से निकल आते हैं तो फिर आवाम के दर्द और तकलीफ में मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि ये बिजली के टैरिफ बढ़ कैसे गए, जबकि उन्हीं IPPs को कैपेसिटी चार्जेस के मद में आप वो मुआहदे साइन करते हैं, और अल्टीमेटली उन मुआहदे की मैच्योर होने के बाद जब वो बोझ सारफ पे पड़ता है तो फिर आप जो है वो गुड बॉय बन के अवाम के आंसू पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं। ये काम आजकल कौन कर रहा है? ये काम आजकल कौन कर रहा है? काम में पाकिस्तान पार्टी जो है, ये आपको पता PDM की हुकूमत जो है उसने 16 माह क्या किया, और 16 माह में जो मसाइल जो थे उनको आंखों में आंखें डाल के एड्रेस करने की बजाय अब वो उन्हें याद आ रहा है कि ये निगरान हुकूमत जो जिसके पास मैंडेट नहीं है, जिसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास अल्टीमेटली वो टाइम फ्रेम नहीं है, उसको वो कह रहे हैं कि आप इनको हल करें। तो ये खुद हम एस्केप ले लें, और हम अवाम देखिए सब देख रही है, कोई किसी तरह भी इन हालात में उनको बेवकूफ नहीं बना सकता। हमारा रोल ये है कि हम ये कहते हैं कि जो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की सियासत है, इल्जाम तराशी की सियासत है, एक दूसरे को ढाल बना के किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की सियासत है, उससे निकल के हम सोल्यूशन की सियासत की तरफ जाना चाहते हैं। हम आवाम को जो हमारा मैनिफेस्टो है कि हमने 300 यूनिट तक उनको बिजली फ्री करनी है, अब वो हम ये कह नहीं रहे, हम उसके साथ एक रोड मैप भी दे रहे हैं कि कैसे करनी है। इसी तरह जो जितने भी मसाइल हैं हमारे, हम उन मसाइल को सिर्फ अपने मैनिफेस्टो के अंदर, इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हम जाके उनकी निशानदेही नहीं करेंगे, हम उन मसाइल से तदारक का रेमेडी और रिलीफ और उसके साथ जुड़ा हल जो है वो भी देंगे। आपको लगता है कि PTI के वोटर को अट्रैक्ट करना सियासी जमातों से मुख्तलिफ होंगे, या PTI के वोटर की सोच को बदलना इन 3 महीनों में आप लोगों के लिए क्या बहुत आसान होगा? क्योंकि अभी PTI के वोटर के लिए एक सपोर्ट तो है इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, उस जमात के लिए, तो क्या इतना आसान होगा उसका माइंडसेट चेंज करना? देखिए, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है, पंजाब की सियासत हो या वफाक की सियासत हो, यहाँ पे जो एंटी सेंटिमेंट और प्रो सेंटिमेंट की जो सियासत रही है वो उसको PTI ने कैश कराया। जो एंटी जरदारी और एंटी नवाज शरीफ सेंटिमेंट थे वो सारे जो है वो उनको एक जगह पार्क हो गए और उसका नाम PTI था। अब जब उस सारे प्रोसेस के अंदर एक नई जमात जन्म लेके और वहां खड़े होके उस PTI के वर्कर को ये बार बार हम कह रहे हैं, और अगले दिन भी जहांगीर तरीन साहब ने ये बात दोहराई है कि देखिए, हमने जिन शराइत पे या जिस पाकिस्तान के गले सड़े सिस्टम से छुटकारे के लिए PTI को ज्वाइन किया था, हम तो वहीं खड़े हैं, लेकिन PTI की लीडरशिप उन मैनिफेस्टो टारगेट से टोटली हट गई थी और किसी भी एक उन्होंने अपने मंशूर पे अमल नहीं किया था। वो इनकम्प्लीट जो एजेंडा है, वो गैर मुकम्मल जो हमारा मैनिफेस्टो है, और जो उस सियासत के अंदर गलाजत थी या एक आप कह लें कि अवाम की मुश्किलात और दुखों के मुदावे का, तो उनका नामुकम्मल एजेंडा आप लोग मुकम्मल करेंगे। इमरान खान और PTI ने 50 लाख घर देंगे, मुकम्मल करेंगे, और हम मुझे 1 करोड़ नौकरियां देंगे कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि 50 लाख घर बनाएंगे और फिर पीछे हम एक घर भी जो है उसको इनागुरेट ना कर सके। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लाखों नौकरियां देंगे और किसी एक गरीब के घर का चूल्हा भी नया 3.5 साल में हम जला सके। तो ये हम बड़कियों की सियासत नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिकल एक ऐसा
अवाम के ज़रूरियात के साथ जुड़ा जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अवाम के अंदर जाके उनको हकायक बताएंगे और उन हकायक की रोशनी में उनको अपने साथ ना सिर्फ जोड़ेंगे बल्कि एक पार्टनरशिप करेंगे उस पब्लिक के साथ। एक सियासी जमात ने जो आज तक सिर्फ उनको इस्तेमाल किया, उनको पार्टनरशिप में एंगेज नहीं किया, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उस वर्कर को, उस वोटर को अपने साथ पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली पार्टनरशिप में एंगेज करेगी। ठीक है। और इंशाल्लाह जब वो एम्पावर होंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी और हम सुरखरू होंगे कि वो नौजवान जो अपनी आंखों में ख्वाब लेके हसरत से इस वक्त मायूसियों से देख रहा है कि मैं किधर जाऊं, तो IPP उसको प्लेटफॉर्म देगी और इंशाल्लाह उसकी मायूसी। फिरदौस आशिक आवान साहिबा मेरे साथ थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये बाप बेटे में कम्युनिकेशन गैप है या इसे सियासी बसीरत का फ़र्क कहें या फिर जारहाना तर्ज सियासत के साथ साथ मुफाहमत की हिकमत अमली। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी फौरी इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अपने बेटे से 180 डिग्री के इख्तलाफ करते हुए फौरी इलेक्शन के मुतालबे से वो दस्तबरदार होते नज़र आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले वो कह रहे हैं कि हल्का बंदियां एक आईनी तकाजा है। गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात 90 रोज़ या 120 रोज़ में करवाने का मुतालबा किया था। क्या कहा था बिलावल साहब ने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में आइन के मुताबिक इलेक्शंस को 90 दिन में होने चाहिए। दूसरी जमातों के और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शंस जो है वो डिलिमिनेशंस के बाद होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंगेज किया। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट अनाउंस करना चाहिए, इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करना चाहिए। अब इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका कोई जवाब आता, उससे पहले साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी के लिए वो मैदान में आ गए। जरदारी साहब ने दुबई से वतन वापस आते ही बयान दिया है जो ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी पॉलिसी बल्कि गुज़श्ता रोज़ का जो बिलावल भुट्टो का मुतालबा था उससे भी मुख्तलिफ है। अपने बयान में जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। आसिफ जरदारी ने वाज़ेह किया कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फ़िक्र करनी चाहिए क्योंकि मुल्क है तो हम सब हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द SIFC के प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करे ताकि मुल्क तरक्की कर सके। जरदारी साहब की इस एंट्री के बाद, उनके इस ट्वीट के बाद सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि इलेक्शन को लेकर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ में इतना तज़ाद क्यों है, जिसका जवाब मीडिया स्क्रीन्स पर आकर बिलावल भुट्टो ने यूं दिया कि घर के मामले पर तो आसिफ अली जरदारी के हुक्म का मैं पाबंद हूं मगर सियासी मामलात पर पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूं। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा सुनिए। के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी अपना अगला लाहे अमल लाहौर में होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद देगी। अब नाज़रीन, ऐसे लग रहा है कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो में सियासी मामलात से लेकर तर्ज सियासत तक किसी किस्म का कोई फ़र्क तो आ गया है कि पार्टी को किस अंदाज में चलाना है। ये भी लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जारहाना सियासत करना चाहते हैं जबकि आसिफ अली जरदारी मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए वो मुफाहमत की सियासत से काम
चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में एक तासुर ये भी उभरता है कि वो मौजूदा सियासी मंजरनामे में विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रही है। पहले पीडीएम हुकूमत में रहते हुए पीपल्स पार्टी ने अपने हाथों से इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन के हवाले किया, फिर निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बनाया ताकि वो मुआशी फैसले कर सके, फिर जाते जाते मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी की मंजूरी भी दी। ऐसे में सवाल तो उठेगा कि तमाम फैसलों का भरपूर हिस्सा रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब दो इनमें इनके जो मौक़िफ़ उनमें तज़ादात क्यों हैं। एक ही मामले में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के मौक़िफ़ में तज़ाद को ये जो पार्टी है ये इस मामले को डील कैसे करेगी, इसी में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, हल्का बंदियों को लेकर पार्टी के अंदर दो मतजाद राय वो भी चेयरमैन और को चेयरमैन के बीच में ये क्यों है? जरदारी साहब कहते हैं हल्का बंदियां करवाना ज़रूरी है, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हल्का बंदियां ज़रूरी नहीं है। पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को हमारा मुतालबा मानना चाहिए। जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करते हैं और जबकि जो भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो अदम एतमाद हैं उनको, वो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हैं। तो इतनी अपोजिट पर्सनालिटीज़ क्यों ये अपने सामने लेकर आ रहे हैं बयानात? देखिए, यूं तो एक नौजवान क़यादत है और एक सन रसीदा है और समझदार और बड़े उनके अपने ख्यालात हैं। ये तो खैर लाइटर साइड की बात है, लेकिन एक बात जरा गौर कीजिए। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, कहता है। इसके अलावा एक दूसरी राय भी है ना, वो एक दूसरी राय ये है कि जी 90 दिन का तो इंतखाबी अमल जरूरी है, लेकिन मर्दमशुमारी के बाद नोटिफिकेशन और हल्का बंदियां होना भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए नॉर्मली मामूल के दिनों में ये होता है कि मर्दमशुमारी पहले होती है, हल्का बंदियां हो जाती हैं और उसके बाद हल्का असम्बलियां पूछती है या असम्बलियां की मुद्दत पूरी होती है। तो ये पहले ख्याल रखा जाता है कि ये क्लैश ना हो। ये ख्याल इस दफा भी रखा गया, लेकिन क्योंकि खान साहब के दौर में ही मर्दमशुमारी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था और उसमें जब इसके पहले नतायज आए प्रिलिमिनरी, तो उस पर एतराज़ात उठाए गए जमातों की तरफ से, सूबों की तरफ से, और उसके ऊपर फिर अब 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा इसको एक्सटेंड की गई डेट, जिसकी वजह से ये दोनों आईनी तकाजे इकट्ठे हो गए। अब अगर हल्का बंदियां नहीं की जाती तो एक आईनी तकाजा करता है, एक आईनी आर्टिकल, और 30 दिन में 90 दिन में इंतखाब नहीं होता तो दूसरा आर्टिकल इसका तकाजा करता है। अब इन दोनों को अगर मिला के देखना है तो उसका यही एक इलाज है जो जरदारी साहब ने भी कहा है, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, बिलावल साहब ने भी कल कहा है कि 90 दिन में या 120 दिन में जब भी इंतखाब होना है भाई डेट अनाउंस करो। तो मकसद ये है कि ये 90 दिन का जो मौक़िफ़ अगर ले रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये उसूली मौक़िफ़ है, क्योंकि कहा जा रहा है गुड कॉप बैड कॉप प्रेशराइज करने के लिए भी पाकिस्तान सुन लेना जो बातें हो रही हैं, जो तनकीद भी हो रही है कि शायद पीपल्स पार्टी नाराज़ है, केयर टेकर सेटअप में हिस्सा चाहिए था, फिर जो सूबे में वो जो तकर्रुर तबादले हो रहे हैं, फिर जो फंड्स रोके जा रहे हैं, जो मुराद अली शाह साहब ने भी जिन खदशात का इजहार किया, तो वो उन सब चीज़ों को प्रेशराइज करने के लिए आप लोग गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि अगर सिंध के साथ कोई स्पेशलिस्ट सलूक हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, ये नामुनासिब बात है, ये इलेक्शन कमीशन को देखनी चाहिए। अगर सिंध की गवर्नमेंट एतराज कर रही है, हमारी पार्टी एतराज कर रही है सिंध में, तो बिल्कुल उनके जायज अगर तहफ़्फ़ुज़ात हो तो देखे जाएंगे, क्यों नहीं देखे जाएंगे। सही। दूसरी बात यह है कि बैड कॉप गुड कॉप से क्या होगा। बिलावल साहब फर्ज करें, मैं एक आर्गूमेंट के लिए बात करने लगा, बिलावल साहब कह रहे हैं 90 दिन में इंतखाब हो, बहुत सारे लोगों की यह राय है कि 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, वो अकेली उनकी राय नहीं है। इसी तरह बहुत सारे लोगों की राय ये भी है कि कानूनी तकाजा है कि आप हल्का बंदियां करा लें। अब हल्का बंदियां कराने के बाद क्या होगा? पहले नंबर पे तो बिलावल साहब ने, पीपल्स पार्टी ने एक मुतालबा किया, हम लोग जाके इलेक्शन कमीशन से मिले, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि 4 महीने में जो अमल मुकम्मल होना था वो 3.5 महीने की डेट दी गई, यानी 15 दिन उसको शॉर्ट किया गया। इसी तरह अगर उसको मजीद जो है वो इलेक्शन का अमल 90 दिन की बजाय
1.5 महीने में लाया जाता है या 2 महीने में लाया जाता है, तो महीना वहां से सेव कर दिया जाता है, तो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन आ जाए। यही बात जरदारी साहब कह रहे हैं। तो इसमें गुड कप बैड कप खेल के पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? 1 महीना 1.5 महीना। लेकिन बार बार एक ही बात अगर बिलावल भुट्टो करेंगे, फैसल करीम कुंडी साहब टीवी पर आकर करेंगे, तो इससे तासुर तो ये मिलेगा ना कि शायद सीनियर लीडरशिप जो कॉमन मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में जाके मंजूरी देकर आई है, सीएम जाकर मंजूरी देकर आए हैं, नवीद कमर साहब थे। आपके बारे में तो ये भी फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि उनसे पूछा जाए आपको बुलाया किसने था। वो कायरा साहब के आपके बारे में कह रहे थे कि बुलाया किसने था, वहाँ तो नवीद कमर साहब थे या मुराद अली शाह साहब थे। तो कहने का मतलब ये है कि तो ये सीनियर लीडरशिप के जो फैसलों की नफी नहीं है, ये जो बिलावल भुट्टो करते हैं, ये फैसल करीम कुंडी साहब बार बार आकर एक ही मुतालिबा करे जाते हैं बाहर। मेरी गुजारिश तो ये है कि मुझे नहीं तवक्को कि उन्होंने कोई ऐसा जुमला कहा। अगर कहा तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुझे वजीर आजम ने स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया और उसमें और भी कई वज़रा को बुलाया गया स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे। अच्छा। स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे चेयरमैन सेनेट को भी बुलाया गया। स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे खालिद साहब जो मक्सी हैं उनको भी बुलाया गया। स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे वहाँ पे जो MKM के थे उनको भी बुलाया गया। तो ये एक फर्द मैं नहीं था खाली, तो हमें कोई मुंह उठा के नहीं चले गए थे। हमें वजीर आजम पाकिस्तान ने बाकायदा स्पेशल इन्विटेशन पे बुलाया था और ये वजीर आजम का इस्तेहकाक होता है, वहाँ आरा ली जाती है। तो मुझे उन्होंने बुलाया था तो मैं गया था। दूसरी बात, वहाँ को ऐसे जाके नहीं बैठ सकता। सही। दूसरी बात यह है कि जो कुछ वहाँ हुआ मैं तो उसका जिक्र कर रहा हूँ, ना उससे इनकार मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, ना उससे इनकार नवीद कमर साहब कर रहे हैं, ना मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। लिहाजा ये कोई इशू नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मर्दमशुमारी अप्रूव हो गई, नोटिफिकेशन हो गया, बिल्कुल हमने अप्रूव की, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक राय ये है कि इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां होनी चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि हल्का बंदियों का अमल इलेक्शंस के अलावा होता है, इलेक्शन की शेड्यूल से बहुत पहले हल्का बंदियां मर्दमशुमारी हो जाती है। ये क्योंकि मीडियम टर्म मर्दमशुमारी कराई गई। जब मई में हो गए था, मई में तो मर्दमशुमारी हो गई थी, फैसले इतनी नहीं हुई थी। मर्दमशुमारी का अमल जारी था, मई में इसको फाइनल हो जाना था या फिर जून में डेट एक्सटेंड हुई, फिर इसको जुलाई की डेट एक्सटेंड की गई। ये बार कभी 15 दिन कभी महीना। इस पे सिंध गवर्नमेंट के शदीद एतराजात थे, इस पे MKM के शदीद एतराजात थे, इसके जमात इस्लामी के शदीद एतराजात थे। उन एतराजात की वजह से इसकी बार बार डेट एक्सटेंड की गई। ठीक। तो कायरा साहब, ये जो मौलाना साहब बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, मौलाना साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि अगर आप लोग यू टर्न ना लेते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यू टर्न ना लेती, तो इलेक्शंस हो चुके होते। अदम एतमाद का शोर ही वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने मचाया था कि अदम एतमाद लेकर आए, क्योंकि आप लोग जो थे वो चाहते ही नहीं थे कि जल्दी इलेक्शंस हो। अच्छा, जरा इस आर्गूमेंट को इस तरह देखिए, मैं कोई जवाब दे के और इस माहौल को और तल्ख नहीं करना चाहता। अगर किसी एक तरफ से तल्खी हुई है तो मुनासिब नहीं है। सही। जरा गौर कीजिए इस आर्गूमेंट को कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि इलेक्शन हो जाए, लिहाजा उन्होंने कहा कि अदम एतमाद करें। तो किसने इलेक्शन कराना था? उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी? इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब इलेक्शन कराने जा रहे थे? आंसर इज नो। वो तो आपको याद है, वो तो आखिरी वक्त तक लड़ रहे थे कि मैं असेंबली डिसॉल्व नहीं करूंगा। फिर अल्टीमेटली जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, उनको समझ आ गई, तो उस वक्त जाके उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करने का गैर आईनी फैसला कर लिया। तो उस वक्त तो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे वो बैठे थे। तो ये कौन सा इलेक्शन होने जा रहा था जिसको पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? बल्कि जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, उससे पहले सारी जमातें इकट्ठी बैठी और आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह थे और हैं, हम तो PDM का हिस्सा नहीं थे पीपल्स पार्टी, लेकिन उनकी क़यादत में इस पे कई मीटिंगें हुई और उन मीटिंगों में तय हुआ कि इस पे अदम एतमाद किया जाए इस गवर्नमेंट और इमरान खान साहब को घर भेजा जाए। और फिर जब ये फैसला हो गया तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की, जरदारी साहब की, बिलावल साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की और फिर हम जो बाकी मुख्तलिफ जमातों के हैं हम कारकुन, हमारी तरफ से भी दसियों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हर जमात ने की, वजाहत की कि हम क्यों अदम एतमाद ला रहे हैं। जब अदम एतमाद हो गई तो आपको ये भी याद होगा कि हमने ये फैसला किया था, ऐलान किया हुआ था
कि जब इमरान खान को घर भेजेंगे तो उसके बाद कोई 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे। जो गलतियां खान साहब ने की हुई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद हम इलेक्शन करा। क्या मुतफिका तौर पर यह भी फैसला हुआ था कि अदम एतमाद के बाद हम फौरी इलेक्शंस में जाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी इसलिए नहीं मानी क्योंकि सिंध से। सुन लीजिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये हम सब ने तय किया था कि हम हुकूमत में, और ऐलान किया था कि हुकूमत में आएंगे, अदम एतमाद कामयाब होगी तो सूरत में, और हम आते ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे 1.5-2 महीने में, 2.5 महीने में, और इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ये बात दुरुस्त है। लेकिन उसके बाद जब आके हुकूमत में बैठे तो देखा कि हालात क्या हैं, तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया। JUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मुस्लिम लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और ये बताया कौम को कि इस वक्त पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं, इस वक्त IMF के साथ मुआहदे कहाँ खड़े हैं, मईशत की सूरत हाल क्या है। अगर हम इसको सहारा संभाला नहीं देते तो हम कहाँ किस गहरे खड्ड में गिरने जा सकते हैं। लिहाजा ये फैसला किया गया कि हमें अब इलेक्शन नहीं बल्कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी करानी चाहिए। तो ये एक इत्तेफाक राय का फैसला था। वहां किसी को, पीपल्स पार्टी अगर अकेले नहीं मान रही थी तो फिर इलेक्शन कराना चाहिए था ना। तो पीपी राय के साथ इख्तलाफ हो जाता, और पीपल्स पार्टी तो खुद हुकूमत नहीं चला रही थी, ना चला सकती थी। PDM अगर अलग हो जाती तो ऑटोमेटिक इंतखाब की तरफ चले जाते, मसला ही कोई नहीं था। तो मौलाना साहब की तरफ से ये जो गोलाबारी है, लफ्जी गोलाबारी, क्या किसी बयानिए की तलाश है? गोलाबारी कोई नहीं, उन्होंने कह दिया है, चले तलख बातें भी हो जाती हैं, कोई गोलाबारी नहीं है, इसको गोलाबारी मत बनाइए। ये जो मीडिया वाले आप भी जरा खेलते हैं ना। नहीं, हम खेलते नहीं है, हम आपको भी बुलाते हैं, मौलाना साहब की पार्टी के लोगों को भी बुलाते हैं। आप उनकी बात मुझे सुना के मुझसे तलख बात, हम अलर्ट रखते हैं ना, हम आप लोगों को अलर्ट रखते हैं, हम अलर्ट रखते हैं। आप प्ले अप भी करते हैं ना, आप भी प्ले अप करते हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन कब होने चाहिए, इस मामले को लेकर जहां पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में एक मुतज़ाद मौक़िफ़ है सामने आ रहा है, वहीं पर साबका इत्तेहादी जमातें भी अब हरीफ बनती हुई नज़र आ रही हैं, एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं। इलेक्शन की तारीख के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक दूसरे पर तनकीद शुरू हो गई है। बिलावल भुट्टो के हालिया मुतालिबे पर नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने वही पुराना सवाल उठाया कि क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पता नहीं था कि नई मरदमशुमारी नोटिफाई हुई तो हल्का बंदियाँ भी होंगी और इस वजह से इलेक्शन भी आगे जाएंगे। उन्होंने जोर दिया कि जमहूरी होने के साथ साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। 2 रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी अगर यू टर्न ना लेती तो आज मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते, जिस पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कल भी तैयार थी और इलेक्शन के लिए आज भी तैयार है। सवाल उठता है कि PDM जमातों में जो बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं इसकी वजह क्या है। मैं बात करूंगी, मुझे JUI के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, पीपल्स पार्टी ने कब यू टर्न लिया, क्यों यू टर्न लिया, जिसकी वजह से जब जो आप लोग आज ये बात बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर यू टर्न ना लेती तो इलेक्शंस हो चुके होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जहाँ तक शाजिया ताल्लुक़ है पीपल्स पार्टी का, तो आपको याद होगा और आवाम को भी कि सबसे पहले PDM की तश्कील के हवाले से सरगर्म थी पीपल्स पार्टी, तजवीज़ पेश की और फिर PDM बनी और PDM में सब ने मिलकर जो फैसले किए उनमें सबसे पहला इस्तीफ़ा का फैसला था और उसके साथ ये था कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा और साथ ही साथ उन ये भी था कि ज़िमनी इलेक्शन में और साथ साथ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं लाएंगे। लेकिन ये तमाम फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुए थे और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सदारत में और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसका ऐलान किया गया और दाएं बाएं तमाम पार्टियों के रहनुमा मौजूद थे।
लेकिन उसके बाद जब सूरत हाल हुई तो पीपल्स पार्टी की तरफ से फौरी तौर पर इस्तीफों के हवाले से उन्होंने मौका बदला, जिसकी बुनियाद पर पीडीएम ने उनसे जवाब तलबी की और उसके साथ साथ ही पीडीएम से अलहदा हो गए। जी हाँ, वो बिल्कुल ये कहानी हुई, ये पीडीएम का हिस्सा थे, फिर पीडीएम से अलग हो गए, फिर बाद में आप लोग अदम एतमाद जब लेकर आए तो पीडीएम का हिस्सा तो जाहिर है वो लोग नहीं थे। अभी कायरा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोगों ने यू टर्न कब लिया। मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि अगर आप लोग यू टर्न ना लेते तो इलेक्शन हो चुके होते, जिस पर कायरा साहब ने जवाब दिया कि भाई इलेक्शन होने कब थे, अदम एतमाद जब हम लेकर आए उस वक्त हुकूमत किसकी थी, जब ये अदम एतमाद लाने की प्लानिंग सारी हो रही थी या सोच रहे थे अदम एतमाद लाने का, तो इमरान खान क्या इलेक्शंस के मूड में थे? वो तो इलेक्शंस के मूड में ही नहीं थे। तो इलेक्शंस होने कब थे जो हम इलेक्शन से भागे या हमने यू टर्न लिया? देखिए, अगर ये दलील कायरा साहब हमारे भाई हैं, अगर ये दलील है उनकी, इनको मान भी लिया जाए तो जब तहरीक अदम एतमाद हमने पीडीएम ने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने पेश की और फिर पीडीएम की यही दलील थी कि हम इनका तख्ता उलटेंगे और उसके बाद ताकि इलेक्शन कराए जाएं, और इसको इसलिए माना गया ताकि अपोजिशन के अंदर जो इत्तेहाद है उसमें दरार पैदा न हो। हालांकि इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब और JUI का मौक़िफ़ यही था कि ये जो इंतखाबात हुए हैं गैर जमहूरी अंदाज में हुए हैं और इससे में हम तहरीक अदम एतमाद ला कर इनको जो है वो जमहूरी करार नहीं दे सकते। लेकिन तहरीक अदम एतमाद जब आई तो क्या ये भी फैसला हुआ था कि फौरी फिर हम इलेक्शन में जाएंगे तहरीक अदम एतमाद लाकर? ये भी तो फैसला हुआ था। बिल्कुल, मसला ये है कि जब आप कह रहे हैं कि कमरुज़्ज़मान कायरा साहब फरमा रहे हैं कि हमने तो उस हुकूमत को गिराना था ताकि इलेक्शन वो तो नहीं करा रहे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया और आपकी तजवीज़ पीडीएम ने की तमाम जमातों ने मान ली और हुकूमत ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाता तो ये सूरत हाल नहीं रहती। नहीं, तो कायरा साहब ने इसका भी जवाब ये दिया कि जब हमने ये देखा कि मुल्क की इकॉनमी के क्या हाल हैं, मईशत कहाँ पहुँच चुकी है, IMF के साथ डील कौन करेगा, जो मुआहदे हैं उनको आगे लेकर कौन चलेगा, तो फिर हम सब लोगों ने एक बार फिर ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया कि मौजूदा मुल्क के हालात के पेश नज़र जो है वो हम हुकूमत को आगे लेकर चलेंगे और जो इस असम्बली की मुद्दत है वो पूरी होगी। क्या ऐसे ही हुआ था? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है ना सुरंगें बिछाई थी और जब हमें इसका इल्म था और हम ये जाहिर है कि सब पीपल्स पार्टी के साथी और दीगर जितने भी थे वो सारे के सारे तजुर्बाकार थे, तो उनको चाहिए था कि अगर सुरंग है वो तो फिर सुरंग के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए था, और अगर कोई उन्होंने गड्ढा खोदा था तो गड्ढे से बच जाना चाहिए था, अगर कोई दलदल बना दिया था तो दलदल में आप खुद क्यों गर्क हो रहे थे। तो ये तमाम के तमाम उस वक़्त पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से निकलने के बावजूद न होते हुए भी अपनी बातें मनवा ली और तो इस दलदल में नून लीग भी बराबर की शरीक थी, उनका भी फिर फैसला था कि इस दलदल में जाना ही जाना है। पीपल्स पार्टी का भी फैसला था। मौलाना साहब तो खैर पीडीएम के लीडर थे, पीडीएम के सरबराह थे, हैं, बल्कि फैसला तो फिर सबका ही था दलदल में जाने का। शाजिया साहिबा, मसला ये है कि आपको याद होगा जब TNA बनी थी उस वक्त तारीख उठाकर देखें कि वली खान साहब थे, नवाबजादा साहब थे, पीर पगाड़ा थे, कदावर शख्सियात थी, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग वगैरह। लेकिन भुट्टो मरहूम के खिलाफ जब तहरीक चली तो फिर उन्होंने सबको छोड़कर मौलाना मुफ्ती महमूद को सदर इसलिए बनाया कि उनको पता था कि उनके आवाज़ पर तहरीक के लिए लोग निकलेंगे, और इस हवाले से जो है वो तारीख चली। और इसी तरीके से सबसे छोटी जमात जमीयत उलमा इस्लाम पार्लिमानी हवाले से है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बड़ी जमात होने के बावजूद, हमगीर ताकत के बावजूद उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को आगे बढ़ाया। अब मौलाना फजल रहमान साहब अगर अपने उस उसूली मौके पे खड़े होते तो यकीनन फिर इत्तेहाद खड़ा नहीं हो सकता था, इत्तेहाद गिर जाता। तो इत्तेहाद के लिए फिर उन्होंने मजबूरन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात मान ली और फिर हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। हमारे बहुत से साथी और शुरा के मेंबरान
और मैं खुद भी, मैंने दोस्तों को भी यही कहा कि भाई इस वक्त अगर हुकूमत में नहीं, हुकूमत जरूरी है तो फिर आप ऐसा करें कि जितनी जल्द इंतखाबात होंगे तो उतना ही आपके लिए बचाव का रास्ता निकलेगा। ठीक है। और फिर ये है कि अगर सब हम शामिल हो गए और आज जो हम उसी जगह पर आकर खड़े हुए हैं, तो जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ ये तो एक मामूली आदमी को भी पता है कि आईन में तरमीम जो है वो एक्ट के जरिए नहीं हो सकती है। ठीक, अब भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। बहुत हुसैन अहमद साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।